अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। फाइनली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन के बारे में है। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वहाँ से। तो एक तो ये बात कि इजी चैप्टर है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको तेज़ी से करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे बिकॉज़ इजी है, जनरल है, ठीक है, लेकिन थोड़े से कंसेप्चुअल भी है, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो रिप्रोडक्शन सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन की नीड क्या है, ठीक है, ज़रूरत क्या है रिप्रोडक्शन की। क्या कोई इंडिविजुअल, कोई स्पीशी, कोई ऑर्गेनिज़म रिप्रोड्यूस किए बगैर सर्वाइव कर सकता है या नहीं। तो ये चीज़ें हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि हर स्पीशी के ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ सिंपल मेथड्स हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ और अ पॉपुलेशन, ठीक है। रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे न्यू जनरेशन्स बनती हैं, ठीक है, और न्यू जनरेशन्स बनेंगी तो डेफिनेटली एक स्पीशी का सर्वाइवल मुमकिन है और एक पॉपुलेशन का सर्वाइवल मुमकिन है, ठीक है। उसके बाद जो एक और बात ये मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि कॉन्सेप्चुअली इम्पॉर्टेंट बात है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में भी आ जाती है, वो ये कि क्या जो रिप्रोडक्शन है वो एक इंडिविजुअल, मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, तो क्या रिप्रोडक्शन किए बगैर एक इंडिविजुअल का सर्वाइवल पॉसिबल है, ठीक है, और क्या एक स्पीशी जो है वो रिप्रोडक्शन किए बगैर रह सकती है। तो आंसर इस बात का ये है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल सिर्फ रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ना पॉपुलेशन पे, ना एनवायरनमेंट पे, किसी भी चीज़ पे, अगर एक इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। बट इफ़ वी टॉक अबाउट स्पीशी, तो अगर एक स्पीशी रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक स्पीशी अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, सारी स्पीशीज़, एक स्पीशी है फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की स्पीशी मैं ले लेती हूँ, ठीक है, तो अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, इस स्पीशी का हर मेंबर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई भी मेंबर, तो डेफिनेटली स्पीशी ख़त्म हो जाएगी दुनिया से, ठीक है। तो अगर इस स्पीशी का एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तब इस स्पीशी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इन्वायरमेंट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक पेरेंट से नया इंडिविजुअल बनता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स से नया इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसके अंदर हमेशा से एक बात याद रखनी है आपने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आइडेंटिकल ट्विंस नहीं बन सकते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल है, एक सिंगल पेरेंट से एक सिंगल अगला इंडिविजुअल बन रहा है, तो उस अगले इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ उसी सिंगल पेरेंट के ही जीन्स होंगी जिससे वो बना है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स शामिल हैं, तो दोनों पेरेंट्स की जीन्स नई जनरेशन में होंगी, इस वजह से वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा इंडिविजुअल नहीं होता, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो माइटोसिस के ज़रिए से होती है। माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो जो जेनेटिक मटीरियल पेरेंट में था वही आगे इंडिविजुअल में भी जाता है, तो सेम जेनेटिक मटीरियल होने की वजह से उसकी आइडेंटिकल कॉपीज़ बनती हैं। अगर हम कंपेयर करें इसके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो उसमें मेल और फीमेल, अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो सन है वो बिल्कुल फादर जैसा हो या डॉटर है तो वो बिल्कुल मदर जैसी हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये सन अगर प्रोड्यूस होगा तो उसमें दोनों माँ बाप के कैरेक्टर्स जो हैं वो शामिल होंगे, इस वजह से ना ही वो किसी एक भी पेरेंट से वो जो है वो रिजेंबल नहीं करता, ठीक है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स की बात करें तो उसमें कॉमनली हम फिशन की बात करते हैं। फिशन आपको पता है कि डिवीजन को कहते हैं, जब एक सेल दो में डिवाइड हो जाए तो उसको फिशन कहते हैं। उसके बाद स्पोरोलेशन हम स्पोर फॉर्मेशन को कहते हैं। बडिंग जो आउटग्रोथ के ज़रिए से होती है। उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव सेल्स के ज़रिए से होती है, ठीक है।
आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन, उसके अलावा पार्थिनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस। ये पार्थिनोजेनेसिस एपोमिक्सिस इसकी डिटेल भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा मज़ीद बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक जो है वो एक एग जो आता है, ठीक है, वो मदर से और फीमेल से, और स्पर्म मेल से आते हैं, ठीक है। दोनों का यूनियन होता है और मियोसिस के ज़रिए से फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन इसको कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि गेमेटोजेनेसिस होती है, मतलब गेमीट्स बनते हैं। गेमीट्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, मेल से भी और फीमेल से भी। इसमें क्या होता है कि जो भी नेक्स्ट सेल बनेंगे तो वो हैप्लॉइड बनते हैं, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ रह जाता है, ठीक है। और उसके अलावा शफलिंग ऑफ जीन्स होती है, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, जिससे जो क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स है वो चेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जीन्स का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एडवांस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक इवॉल्व्ड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसके ज़रिए से रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है और अच्छी मतलब ज़्यादा वैरायटी में इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यही वजह है कि जेनेटिक वेरिएशंस इसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं, और जितनी ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन होगी उतने ही ज़्यादा स्पीशी की अडॉप्टेशन में फ़र्क आएगा और एक पॉपुलेशन भी ज़्यादा अडॉप्ट कर सकेगी अगर उसके पास किसी भी तरह का इन्वायरमेंट है। तो अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो इसमें हमने पीछे फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, ठीक है। एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होती है, हैप्लॉयड गेमेटोफाइट होती है। सम टाइम किसी किसी प्लांट में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होती है और सम टाइम गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होती है। दोनों मियोसिस होती है और स्पोर फॉर्मेशन होती है। स्पोर फॉर्मेशन को हम लोग स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस। ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मियोसिस का, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, ये आप डिटेल से पीछे पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सा उसका बता दिया है कि ये क्या चीज़ें हैं। ये सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से कोई ये एडॉप्टिव मेथड नहीं है, ठीक है, मतलब कोई एडवांस मेथड नहीं है। इससे जेनेटिकली जो इंडिविजुअल्स का नंबर है वो इंक्रीज़ होता रहता है, क्योंकि सिर्फ 1 सेल से 2 सेल ईजीली मतलब ईजी मेथड है, तो ज़्यादा डिवीजन होती है तो ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है, इससे। उसके अलावा लेकिन ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अगर इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है तो फिर क्यों की जाती है? फ़ायदा इसका कुछ जगहों पर है, ठीक है। तो इंसान ने इस अपनी फेवर के लिए या अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये वाले तरीके इस्तेमाल करते हैं, और ये एनिमल्स के अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं होती। ये आप लोगों ने बात याद रखनी, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर हो सकती है, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी। उसके अलावा आपने इसमें रिप्रोडक्शन के और भी टाइप्स आपने पढ़ी, जैसे क्लोनिंग पढ़ा है आपने, ठीक है। क्लोनिंग के ज़रिए से जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्लोनिंग है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि एक तो क्लोनिंग जिन ऑर्गेनिजम्स की हुई होती है उनकी एजिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा उनका इतना ज़्यादा उनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को या डिजीज़ को जो है वो रेजिस्ट कर सकें, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग क्लोनिंग को देखें तो आपको पता है कि ये एक मोरली भी एक अच्छी चीज़ नहीं अभी तक समझी गई। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह से होती है, ठीक है। दोनों तरह की रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग वगैरह होती हैं, ठीक है। उसमें बडिंग आपको पता है क्या होता है कि आउटग्रोथ के ज़रिए से पूरा एक प्लांट न्यू बन जाता है। इस तरह से ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक किसी प्लांट का एक स्टेम का पार्ट है तो वो स्टेम का पार्ट काट कर दूसरे स्टेम के साथ जोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर धागा बांध दिया जाता है, ठीक है। तो उनके बाद में जाइलम, फ्लोएम, ये जो वेजेस हैं ये मिक्स हो जाती हैं और फिर वो एक नया प्लांट बन जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो ये भी एक एसेक्सुअल का मेथड है। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विद ऑल्टरनेटिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन जो है आपने पीछे पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स और इन सब में, स्पर्मेटोफाइट्स में आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का पढ़ा था। डिप्लोहैप्लॉन्टिक का मतलब ये होता है कि इसमें 2 हैप्लॉइड जो हैं वो होंगी जनरेशन्स, ठीक है। तो
ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है, तो इस तरह का भी हो सकता है प्लांट्स के अंदर। उसके अलावा अगर दो जनरेशन्स वेजिटेटिवली सिमिलर हैं, ठीक है, तो इस तरह की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम कहेंगे आइसोमॉर्फिक। मतलब फॉर एग्जांपल के फिजिकली अगर कोई जनरेशन सिमिलर है, गिमिटोफाइट और स्पोरोफाइट या फिर इस तरह से, ठीक है, तो अगर वेजिटेटिवली सिमिलर है तो उसको हम कहेंगे आइसोमॉर्फिक, और अगर वो डिसिमिलर हैं तो उसको हम कहेंगे हीट्रोमॉर्फिक। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। उसके अलावा सीड प्लांट्स जो है वो उनके अंदर बहुत अच्छी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। आपको पता है कि सीड्स जहाँ पर होते हैं वो किस तरह से पोलिनेशन के ज़रिए से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा गेमीट्स जो है वो पोलन ट्यूब्स के ज़रिए से ट्रांसफ़र होती है, और जो पोलन ट्यूब्स के ज़रिए से रिप्रोडक्शन होती है ये भी एक एडवांस मेथड है रिप्रोडक्शन का। उसके अलावा पोलन ट्यूब के अंदर जो पोलन ग्रेन्स के बाद ये जो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, वो फूड की स्टोरेज करता है, तो एक ये भी एडवांस मेथड है। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ सीड कोड्स, आपको पता है कि सीड्स के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे चने के होता है ना चना, ठीक है, तो उसके ऊपर एक कोट प्रेजेंट होता है ना, उसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। तो ये जो सीड कोट है ये भी सीड को प्रोटेक्ट करता है, तो ये भी एक एडवांस मेथड है, ठीक है। उसके अलावा जो डिस्पर्सल है ये जो पोलन ग्रेन्स का, ठीक है, ये बाय विंड बाय एयर इस तरह से होता है, तो ये भी एक एडवांस मेथड है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। उसके अलावा सीड्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को डॉर्मेंट कर लेते हैं जब जब उनको कंडीशंस अनफेवरेबल मिलती हैं, ठीक है। सीड सिर्फ उस वक्त जर्मिनेट करते हैं जब वो उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। अगर उनको अनफेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, टेम्परेचर की, पीएच की, सॉइल की, ठीक है, जो भी, तो उस वक्त तक वो जर्मिनेट नहीं करेंगे जब तक उनको अपनी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती। तो जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को डॉर्मेंट कर लेते हैं। डॉर्मेंट का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन, ठीक है। तो एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो अपने आप को रेस्ट कंडीशन में कर लेते हैं, मतलब जर्मिनेट नहीं करते। तो जैसी कंडीशन फेवरेबल होती है तो वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनो का मतलब होता है फॉल्स और कार्पी का मतलब होता है फ्रूट, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पी फ्रूट डेवलपमेंट का एक तरीका है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बगैर जो है वो फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो फ्रूट डेवलपमेंट हो रही है अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, जैसे कि बनानाज में, एप्पल्स, पाइन एप्पल्स में, ठीक है, ऑरेंजेस और ग्रेप्स में होती है ये पार्थिनोकार्पी, ठीक है। उसके अलावा ये ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकती है। और आपको पता है कि जो ऑक्सिन अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रूट किस चीज़ से बनता है। फ्रूट ओवरी से मिलकर बनता है, ठीक है। ओवरी आगे फ्रूट में डेवलपमेंट होती है, तो ओवरी जो ऑक्सिन हार्मोन हमने पढ़ा था वो ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। तो अगर तो ओवरी के अंदर ऑक्सिन का लेवल हाई हो जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन के बगैर ही डायरेक्ट फ्रूट में डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की हम लोग रिप्रोडक्शन को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। उसके बाद है सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रेस्ट की कंडीशन को कहते हैं, ठीक है। अब देखें अगर हमारे पास कंडीशंस अनफेवरेबल हैं तो एम्ब्रियो उस वक्त तक बन चुका होता है, तो एम्ब्रियो क्या करेगा, अपने आप को रेस्ट की कंडीशन में कर लेगा, ठीक है। तो जैसे कंडीशन फेवरेबल होती है तो वो जर्मिनेट होगा, ठीक है। तो जैसे अब अनफेवरेबल कंडीशन कैसे, जैसे वाटर स्कार्सिटी, मतलब पानी की कमी, वाटर डेफिशिएंसी, या फिर लो टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो एम्ब्रियो क्या करता है, अपनी ग्रोथ को उस वक्त तक मतलब स्टॉप कर देता है, ठीक है। और फिर जब कंडीशन उसके अकॉर्डिंग होती हैं तो फिर वो जर्मिनेट करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अच्छा सर्वाइवल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब देखें हमारे पास बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि विंटर्स में भी एकदम से ऐसा कोई सीज़न आता है जिसमें गर्मी आ जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो देखें अगर तो वो उस गर्मी में फिर से जर्मिनेट करे, ठीक है, तो तब भी वो नहीं करता, डॉर्मेंट ही रहता है वो, इस वजह से क्योंकि वो थोड़े अरसे के लिए ही थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर टाइम उसको नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो तब भी अपने आप को वो डॉर्मेंट कर लेता है, ठीक है। तो जैसे ही कंडीशंस
जो है वो स्टिमुलस उसको ये मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो इन्वायरमेंटल क्यूज़ मिलना हो जाते हैं, तो वो फिर अपनी नॉर्मल ग्रोथ को स्टार्ट कर देते हैं और रिजप्शन हो जाती है। उसके बाद है फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग मतलब फल का पकना, एंड फ्रूट सेट मैंने आपको एक दफ़ा बताया था, रिटेंशन ऑफ ओवरी को कहते हैं हम लोग फ्रूट सेट, ठीक है। तो उसने ये कहा कि जिन प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन के ज़रिए से रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो ये एक एडवांस मेथड है। वो किस तरह से, जो पोलन ग्रेन्स हैं ये सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कि गमीट्स को या पोलन्स को ट्रांसफ़र करता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, बल्कि इसके अंदर जो है ऑक्सीजन बड़ी अच्छी अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल ये रिच सोर्स है ऑक्सीजन का, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है कि ये स्टाइल के टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और ओवरी को, ताकि और ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो। अब स्टाइल क्या होता है, आपने कभी सनफ्लावर देखा हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस आपने देखा हो, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर एक फूल के दरमियान से एक डंडी सी निकलती है, स्टॉक, ठीक है, उस स्टॉक को कहते हैं स्टाइल, ठीक है। उसके ऊपर येलो कलर के छोटे छोटे से ग्रेन्स होते हैं, तो वहाँ पर पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो वो पोलन ग्रेन्स उस स्टाइल के ज़रिए से जो फ्लावर है उसके अंदर ओवरी तक जाते हैं, ठीक है, तो स्टाइल इसके लिए यूज़ होते हैं। और आपको पता है कि ऑक्सीजन ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, तो स्टाइल के टिश्यूज़ में या ओवरी के टिश्यूज़ में अगर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक हो गया। उसके अलावा ऑक्सीजन नेसेसरी है फ्रूट सेटिंग के लिए। फ्रूट सेटिंग का मतलब रिटेंशन ऑफ ओवरी के लिए। अगर फॉर एग्जांपल ओवरी जो है वो उसकी एप्सियन ना हो, इस वजह से भी ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, तो ओवरी की एप्सियन हो सकती है, जिससे फ्रूट की पैदावार कम हो सकती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि ओवरी या राइप सीड्स जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे फ्रूट की डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो डेवलपिंग सीड्स, जो सीड डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ साथ जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनेंस, ये हमने सारे हार्मोन्स के फंक्शंस पढ़े थे जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ये हार्मोन्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे फ्रूट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो एक फ्रूट की वॉल होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्प। तो पेरिकार्प के अंदर फूड रिज़र्व होती है, फूड स्टोर हो जाती है, जो कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए फूड ज़रूरी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने आपको बताया अभी के साथ साथ ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है, तो जब ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो रही होती है ऑक्सीजन के साथ साथ, तो एक और इथाइलिन या आप इथेन दोनों कह सकते हैं, ठीक है, ये भी प्रोड्यूस होता है, और ये जो है वो फ्रूट की राइपनिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इथाइलिन का प्रोड्यूस होना एक रिस्पायरेटरी एक्टिविटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमैक्टेरिक। उसके अलावा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो जैसे प्लांट्स के हमने डिस्कस किया, इसी तरह से एनिमल्स भी लाइक प्लांट्स दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी, ठीक है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लेस कॉमन है एनिमल्स में एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, मतलब एनिमल्स में बहुत कम होती है, ठीक है। उसके अलावा बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन जब सेल दो में डिवाइड होता है, मल्टीपल फिशन जब एक से ज़्यादा सेल्स में एक सेल डिवाइड हो जाता है। बडिंग, ठीक है, जैसे हाइड्रा में हमने पढ़ी थी, पार्थेनोजेनेसिस, टिश्यू कल्चरिंग, क्लोनिंग, आइडेंटिकल ट्विंस, ये सारी कॉमन मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एनिमल्स के अंदर। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस हमने पहले पढ़ा था कि अगर एग की डेवलपमेंट हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा आंट्स या बी वगैरह में, ठीक है, तो आपको पता है कि आंट्स, बीज, ये सारी चीज़ें ये एग ले करती हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से होता है कि हनी बी की जैसे हम एग्जांपल ले लें, तो हनी बी जो क्वीन होती है वो एग भी ले करती है, ठीक है, और उसके मेल बीज जो होते हैं, ठीक है, उनको ड्रोन्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो बेशक अपने मेल गैमीट्स वहाँ तक जाते हैं, लेकिन ये क्वीन की अपनी मर्ज़ी है कि वो सिर्फ विदाउट फर्टिलाइजेशन एग को ले कर दे या फिर वो फर्टिलाइजेशन के ज़रिए से ले कर दे। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि मेल्स डिवेल्प फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग,
तो जो हनी बीज़ के ज़रिए से मेल बीज़ बनते हैं या ड्रोन्स बनते हैं तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, जब वो फर्टिलाइजेशन किए बगैर एग को ले कर देती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, मेल गैमीट्स को मेल से तो लेती है, लेकिन अपनी मर्ज़ी है कि वो एग भी ले कर सकती है और फर्टिलाइजेशन भी कर सकती है। उसके अलावा अब जो मेल जो गैमीट्स वो ले लेती है, ठीक है, लेकिन वो फर्टिलाइज़ अपने आप को नहीं करती और एग लेकर देती है, तो वो मेल गैमीट्स कहाँ जाते हैं, वो मेल गैमीट अपने पास जो है वो पाउच के अंदर, एक पाउच थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पर उसको स्टोर कर लेती हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा हैप्लॉयड एग, ऐसे एग को बोलते हैं जिसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो वो हैप्लॉयड ऑफ स्प्रिंग में जो है वो डेवलप हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। उसके अलावा जैसे एक और फिनोमेना इसमें हमने पढ़ना है डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। अब देखिए होता इस तरह से है कि अगर हमारे पास हैप्लॉयड एग है, ठीक है, तो वो आगे जब उसकी डिवीजन होगी तो डेफिनेटली सेल में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही जाएगा। अगर हमारे पास देखें एक डिप्लॉयड एग है, ठीक है, जब वो डिप्लॉयड एग मतलब 2n उसमें है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो अगर जब वो डिसजंक्शन करेगा, डिसजंक्शन का मतलब होता है कि सेपरेट करेगा क्रोमोसोम को, तो एक सेल के अंदर n जाना चाहिए और दूसरे सेल के अंदर n जाना चाहिए, जो क्योंकि एग के पास 2n था, ठीक हो गया। अगर अब वो इस तरह से होता है कि वो नॉन डिसजंक्शन करती है, मतलब ये कि क्रोमोसोम को सेपरेट नहीं करती, कि मतलब जितना अगर एग में डिप्लॉयड था 2n था, तो वो आगे भी 2n को ही ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस तरह की लेकिन फर्टिलाइजेशन किए बगैर इस तरह की पार्थिनोजेनेसिस को कहते हैं डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस किस तरह से बनते हैं? अगर हम लोग हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम लोग मैन की बात करते हैं, ठीक है, इंसानों की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की। तो होता इस तरह से है कि जब हम लोग इसमें रिप्रोडक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जब मतलब गैमीट्स की फ्यूजन होती है, फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। तो जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के अंदर डिवीजन्स होती हैं, उन डिवीजन्स को बोलते हैं क्लीवेज, ठीक हो गया। माइटोसिस के ज़रिए से डिवीजन होती है, उसको बोलते हैं क्लीवेज। अब माइटोसिस आपको पता है कि एक सेल जब 2 सेल में डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं माइटोसिस, ठीक हो गया। तो जब ये माइटोसिस या क्लीवेज होती है, जब सेल 2 में डिवाइड करता है, तो इस वक्त एम्ब्रियो को बोलते हैं 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है, मतलब 2 सेल स्टेज, 1 से 2 बन गया। अब ये जो 2 सेल बनते हैं इसको बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स, और ब्लास्टोमेयर्स तब बोलते हैं जब क्लीवेज होती है, ठीक है। अब इस तरह से होता है कि ये 2 सेल साथ में रहने की बजाय सेपरेट डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, बिहेव भी सेपरेट करते हैं, ऐसे लगता है कि एक की बजाय 2 जाइगोट्स हैं, ठीक है। तो अब देखें एक ही एम्ब्रियो से, एक ही जाइगोट से उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आया था, तो दोनों के जो अंदर जेनेटिक मेकअप है वो बिल्कुल सेम होगा, इस वजह से वो सेपरेट इंडिविजुअल बन जाते हैं, और उसी को हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, क्योंकि उनके अंदर जो जेनेटिक मेकअप गया है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो दोनों माइटोसिस के ज़रिए से इस तरह से जेनेटिक मेकअप उनका सेम होता है, तो वो आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये डिवीजन हमारे पास होती है माइटोटिकली जो डिवाइड होते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि कुछ केसेस में एक से ज़्यादा एग प्रोड्यूस हो जाते हैं फीमेल से, ठीक है। तो वो क्या होते हैं कि एग्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइज्ड फॉर्मिंग 2 और मोर जाइगोट, तो एक से ज़्यादा जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है। डेफिनेटली उनके अंदर डिवीजन्स होती हैं, फिर उससे जाइगोट बनता है, तो वो ज़्यादा एक से ज़्यादा जाइगोट भी बन सकते हैं, तो वो जाइगोट जो है वो नए ऑफस्प्रिंग में जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन सबके अंदर डिफरेंट जेनेटिक मेकअप होता है। तो इस तरह के ट्विंस को हम ट्विंस, ट्रिपलेट्स या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं, ठीक है, और लेकिन सेक्चुअली ये रिप्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको पहले ये बात बता चुकी हूँ कि एसेक्सुअल जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, ये प्रिमिटिव मेथड, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एडवांस मेथड है, ठीक है।
उसके अलावा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेन चीज़ क्या होती है कि इसकी एडवांसमेंट किस वजह से है कि ये यूनियन ऑफ गैमीट्स है, मतलब दो गैमीट्स मिलते हैं मेल से और फीमेल से, तो यूनियन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है और नया इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अंदर माइटोसिस नहीं होती, मियोसिस होती है। ठीक है, मियोसिस आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर इसके अंदर होती है, सेगमेंट्स चेंज होते हैं, सेगमेंट्स चेंज होते हैं तो ये एक जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। ठीक है, आइडेंटिकल गैमीट्स को बोलते हैं, एक जैसे गैमीट्स जो होते हैं उनको आइसोगैमीट्स बोलते हैं, और जिस डिफरेंट गैमीट्स होते हैं उसको हीट्रोगैमेटिक स्टेज बोलते हैं। उसमें मोटाइल मेल गैमीट्स होते हैं, आपको पता है कि फीमेल के जो गैमीट्स हैं वो मोटाइल नहीं होते, वो मूव नहीं कर पाते, तो मेल गैमीट्स जो हैं वो मूव कर पाते हैं। ठीक है, और फीमेल तक जाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, एंथ्रोजॉइड्स भी उसको कह सकते हैं, नॉन मोटाइल जो है वो गैमीट्स या फिर एग या फिर ओवा, ये सारी चीज़ें उसके लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इसकी वजह से मतलब दो डिफरेंट सेक्सेस आए जिसको हम मेल और फीमेल कहते हैं। ठीक हो गया। ऑर्गेनिज्म, अच्छा अब इस तरह से होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि एक बॉडी पर सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरह से होते हैं जिसकी एक बॉडी पर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल कहते हैं। जैसे प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल सेक्सेस एक ही बॉडी पर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो बाइसेक्सुअलिटी प्लांट्स के अंदर होती है, और जो यूनिसेक्सुअलिटी है, ठीक है, ये भी एक एडवांस मेथड है। ठीक है, दोनों ही होती हैं प्लांट्स और जो प्लांट्स के अंदर यूनिसेक्सुअलिटी भी और बाइसेक्सुअलिटी भी। ठीक हो गया। उसके अलावा क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो भी एक जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन आपको पता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर यूनियन ऑफ गैमीट्स होता है। गैमीट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव जो है ये पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं गैमीट्स, सेल्स, बल्कि रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, तो अच्छा फर्टिलाइजेशन अब दो तरह की होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हो रही है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, अगर बॉडी के अंदर हो रही है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होती है तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी तरह से अगर बॉडी के बाहर हो रही है, जैसे फ्रॉग करता है, ठीक है, या इस तरह जो है पानी के अंदर जो होगा तो उसको जैसे फिशेस करती हैं, तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यही बात लिखी हुई कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर होती है, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है। पानी इस वजह से चाहिए होता है ताकि मेल गैमीट्स जो हैं वो स्विम करके जा सकें फीमेल गैमीट्स तक। अच्छा, उसके बाद देखें, अगर जो है टेरेस्ट्रियल कंडीशंस जहाँ पर पानी नहीं होता तो डेफिनेटली ऑब्वियस बात है कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, क्योंकि पानी नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाए जाते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, उसके बाद बर्ड्स और जो रिप्टाइल्स हैं वहाँ पर एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन अंदर होगी लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगी। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद एग जो है वो ले करते हैं, तो एग तो बाहर ले करते हैं ना, तो उस या फिर शेल के अंदर एग उनके होते हैं, तो वो डेवलपमेंट हो रही होती है शेल के अंदर। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि वो क्या करते हैं कि एम्ब्रियो जब बनता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एम्ब्रियो के बाहर एक शेल बना लेते हैं ताकि वो एग या एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर सके टेरेस्ट्रियल कंडीशन से। इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं ओवीपेरस। उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीड्स टू इंटरनल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज अकम्प्लिश्ड इनसाइड द फीमेल, जिसमें जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है कि फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल हुई और डेवलपमेंट भी इंटरनल हुई। ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर ही, जैसे जाइगोट हमारी फीमेल बॉडी के अंदर ही बनता है तो वहीं पे उसकी डेवलपमेंट होती है प्लेसेंटा के अंदर। तो इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन होती है उसको बोलते हैं विवीपेरस। उसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ओवो विवीपेरस होते हैं। इसके अंदर ये होता है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ठीक है, मतलब सारी एम्ब्रियो भी इंटरनल बनता है, तो अंदर ही बॉडी के जो है वो शेल बन जाता है एग की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक हो गया। तो फिर होता ये है कि बाद में जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है
तो जो एग का शेल है वो इस तरह से मतलब हैच हो जाता है, मतलब ले कर देते हैं एग, लेकिन शेल के साथ ही, इसका मतलब शेल बॉडी के अंदर ही बन गया था। तो इस तरह की डेवलपमेंट को कहते हैं ओवोविविपेरस, जिसके अंदर दोनों तरह की डेवलपमेंट हो रही है, इंटरनल भी एक तरह से हो रही है और एक तरह से एक्सटर्नल भी हो रही है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा जो भी एम्ब्रियो या यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसके बाहर शेल होता है। ठीक है, उसके अलावा फूड भी स्टोर हो जाती है एग के अंदर। ठीक है, या फिर जो फीमेल बॉडी होती है, आप मैंने अभी बताया कि प्लेसेंटा बना होता है। प्लेसेंटा हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो प्लेसेंटा के ज़रिए से फीमेल सेल्स को, ये एग्स को नरिशमेंट मिलती रहती है। ये था आपका आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।